गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आज एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इसके पहले हम लोगों ने लाइव प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th में देखा। तो लाइव प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या है, एक लाइव प्रोसेस है। एक्चुअली उसमें हमने लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में एक चीज हम लोगों ने देखा था कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, अगर कोई भी चीज है, इफ समथिंग इज हैविंग द मूवमेंट, कोई भी चीज है अगर उसमें मूवमेंट है तो इसका मतलब कि वो चीज कैसी है, एलाइव, लिविंग। और अगर इफ समथिंग इज हैविंग द मूवमेंट, अगर मूवमेंट है तो दैट थिंग इज एलाइव। यानी कि अगर मूवमेंट है तो वो चीज कैसी है, लिविंग है। देखिए, और ये जो मूवमेंट होते हैं एक्चुअली क्यों होते हैं कि कई प्लांट में, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, जितने मैक्सिमम प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो किससे जुड़ा होता है, द इन मोस्ट ऑफ द प्लांट जो मूवमेंट है दैट इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। वो ग्रोथ से जुड़ा रहता है अधिकांश पौधों में। यानी कि देखिए, एक चीज कहा गया है कि एक नोशन है जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो चीज, किसी भी पर्टिकुलर चीज में अगर मूवमेंट है तो वो चीज लिविंग है। इफ समथिंग इज हैविंग द मूवमेंट दैट इज एलाइव। और वो जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये करें कि पौधों में, प्लांट के केस में जो मूवमेंट होते हैं जनरली किस कारण से होते हैं, इन सारे पौधों में नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में मूवमेंट क्यों होता है, ग्रोथ के कारण होता है। जैसे हम कहें कि अगर हम किसी पॉटेड प्लांट को विंडो के पास रख दें एंड इफ द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द विंडो तो ऑब्वियसली प्लांट विल ग्रो टुवर्ड्स द विंडो। तो जो पौधे का मूवमेंट है, ग्रोथ है, वो किस तरफ हो रहा है, विंडो की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, ग्रोथ के कारण, बिकॉज प्लांट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक सीडलिंग है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, जब तक इसमें लीफ नहीं बनी है तब तक ये क्या है, सीडलिंग है। तो ऑब्वियसली हम सीड को कहाँ डालते हैं, मिट्टी के अंदर। तो ये जो प्लूम्यूल होता है वो मिट्टी को एक तरफ एसाइड पुश एसाइड एंड इट ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। रेडिकल जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है और ये रूट बनाता है। जब तक इस पौधे की ये जो ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है, पौधे की रेडिकल और प्लूम्यूल, रेडिकल को कहते हैं ना कि दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड प्लूम्यूल इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्योंकि जो प्लूम्यूल होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, रेडिकल जो होता है नीचे की तरफ ग्रो करता है। देखिए, हम कहते हैं कि ये ग्रोथ पौधे में क्यों हो रही है, प्लूम्यूल और रेडिकल में, ड्यू टू ग्रोथ की। और इफ अगर ये जो ग्रोथ है अगर रुक जाए तो मूवमेंट भी क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि जो अधिकांश एनिमल होते हैं, इन एनिमल्स एंड इन फ्यू प्लांट्स, एनिमल में और अधिकांश पौधों में जो मूवमेंट होता है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। देखिए, दो चीजें हमने कहा कि अगर इन चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस वी हैव स्टडीड कि इफ समथिंग इज हैविंग द मूवमेंट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। यहाँ पे भी एनसीईआरटी यहीं से शुरुआत करती है कि इफ समथिंग इज हैविंग द मूवमेंट दैट इज एलाइव। लेकिन अगर जो मूवमेंट होता है वो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। प्लांट के केस में कहा जा रहा है जो अधिकांश मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ के कारण होते हैं।
लेकिन एनिमल के, और अगर ग्रोथ रुक गई तो वो मूवमेंट भी रुक जाएगा। दूसरी चीज एनिमल के केस में और कुछ पौधों में ग्रोथ जो मूवमेंट जो होता है वह ग्रोथ से जुड़ा नहीं होता है, ग्रोथ के कारण मूवमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कही जा रही है, ये एक सिंपल सी चीज है कि अगर मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ होता है, लाइफ से, और अधिकांश पौधों में जो मूवमेंट होता है वह ग्रोथ के कारण होता है, लेकिन कुछ पौधों में मूवमेंट ग्रोथ के कारण नहीं होता है। जैसे मिमोसा पोडिका के लीफ है, व्हेन वी टच द लीफ ऑफ द मिमोसा पोडिका दैट ड्रूप्स डाउन, वो थोड़ा सा मुड़ जाती है पत्तियां मिमोसा पोडिका के, छुई के पौधे की पत्ती, लेकिन दैट मूवमेंट ऑफ द मिमोसा पोडिका लीफ इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ। तो अधिकांश सारे जंतुओं में और एनिमल में, इन मोस्ट ऑफ द इन ऑल द एनिमल्स एंड इन फ्यू प्लांट्स ग्रोथ इज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। दो चीजें हमने देखी। अब हम एक चीज कहते हैं कि जो मूवमेंट होते हैं, जैसे देखिए मूवमेंट है कि जैसे कि एक बिल्ली है, वो बिल्ली जब चूहे को देखती है तो बिल्ली चूहे की तरफ दौड़ती। सपोज दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग आर काउ इज च्यूइंग द कड, तो निश्चित रूप से ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ये सीडलिंग की ग्रोथ जो है वह मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम एक चीज कहते हैं कि आखिर में हम इस मूवमेंट को लाइफ से क्यों जोड़ते हैं, Why we associate this movement, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा कि जो मूवमेंट है, हम इस मूवमेंट को why we are connecting this movement with the life, यानी कि मूवमेंट है तो लाइफ है, ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए एक चीज, दो चीजें कही जाती हैं कि नेचर में जो इन्वायरमेंटल चेंजेज होते हैं, जिसे हम और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम स्टिमुलस भी कहते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल चेंज। तो एक चीज कही जाती है कि हम मूवमेंट को लाइफ से क्यों जोड़ते हैं, तो एक पहला उसका कारण है कि जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जिसे इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, जैसे हीट है, लाइट है, टच है, साउंड है, दीज आर द इन्वायरमेंटल चेंजेस आर स्टिमुलस। इस इसी इन्वायरमेंटल चेंज के रिस्पांस में ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में क्या होता है, मूवमेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, हम एक चीज क्यों इसीलिए भी कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह मूवमेंट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म utilizes the environmental change for their benefit, for their advantage. That's why we are connecting the movement with the life. हम इसी कारण जोड़ते हैं, मूवमेंट को लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए लेकिन जितने भी मूवमेंट हो, यानी कि हमने एक चीज कही कि चाहे जो भी मूवमेंट हो, चाहे प्लांट के केस में मूवमेंट हो रहा हो, चाहे एनिमल के केस में मूवमेंट हो रहा हो, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ऑब्वियसली ये सारे जो मूवमेंट होते हैं दे आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, यानी कि जितने भी मूवमेंट होते हैं वो केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं। देखिए एक्चुअली टॉपिक का नाम ही यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, कि जो हमारे शरीर में मूवमेंट होते हैं, प्लांट की बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, प्लांट की बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, दे आर हाईली एंड केयरफुली कंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड होते हैं। दूसरी चीज कही गई है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्टिमुलस है, सपोज दैट वी हैव सीन ए लायन, एनी पर्सन हैव सीन द लायन, किसी आदमी ने लायन देखा, तो ऑब्वियसली किसने देखा, हमारी आंखों ने देखा, एंड दैट मैसेज गोज इनटू द ब्रेन, वो हमारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, इमीडिएटली मैसेज कहाँ जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम से के जरिए, दैट मैसेज विल गो टू दी एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, जितनी भी ग्लैंड होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम।
तो वो मैसेज एक्चुअली कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगी इमीडिएटली, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या करते हैं, फाइट और फ्लीट हार्मोन, उड़ो या लड़ो हार्मोन। वो क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एंड वी विल रन अवे, हम वहाँ से भाग जाएं। तो इस मीन्स दैट कि हमारी आंखों ने काम किया, हाथ ने काम किया, पैरों ने काम किया, एड्रिनल ग्लैंड ने काम किया, फॉर दैट स्टिमुलस वी हैव सीन एनी फियरफुल ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेज होते हैं, हीट है, लाइट है, टच है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज है, स्टिमुलस है। उस स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी से क्या आता है, एक रिस्पांस आता है। फॉर दैट रिस्पांस, for any particular stimulus, for any environmental change, the different body organs, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो मिल करके काम करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पांस, एक ऐसा रिस्पांस देते हैं जो हमारे लिए, बॉडी के लिए सबसे क्या होता है, मोस्ट सुटेबल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारी बॉडी में ढेर सारे मूवमेंट होते रहते हैं, प्लांट और एनिमल में मूवमेंट होते रहते हैं। प्लांट के मोस्ट ऑफ द मूवमेंट किससे जुड़े होते हैं, ग्रोथ से जुड़े होते हैं। अगर ग्रोथ बंद हो गई तो मूवमेंट भी बंद हो जाएंगे। यानी कुछ पौधों में, कुछ प्लांट में और कुछ एनिमल के केस में जो मूवमेंट होते हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। Example we have seen discussed, one is the growth of the seedling and one is the growth, cow is chewing the cud or cat is running behind the mouse. These are the examples of the movement which are not associated with the growth. सबसे बड़ी चीज की कंट्रोल, ये जो मूवमेंट होते हैं दे आर केयरफुली कंट्रोल्ड, एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, कि फॉर एनी इन्वायरमेंटल चेंज, फॉर एनी स्टिमुलस, हमारी बॉडी से एक अप्रोप्रिएट रिस्पांस आता है, और उस रिस्पांस को प्रोड्यूस करने में हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दे वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेशन मींस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स किसी स्टिमुलस के लिए मिल करके काम करते हैं, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिस्पांस व्हिच इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बॉडी। दैट इज नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का यही मतलब है कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं किसी स्टिमुलस के लिए मिल करके काम करते हैं, ताकि एक ऐसा रिस्पांस प्रोड्यूस किया जा सके जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल। दैट इज नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कि हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, हमारी बॉडी में इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो चीजें काम करती हैं। एक जो है क्या काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम काम करता है, और दूसरी चीज क्या काम करती है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये दो चीजें क्या करती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करती हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, हम जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक किससे, कि न्यूरॉन, न्यूरॉन को हम और क्या कहते हैं, नर्व सेल, और दूसरा जो चीज होती है जो नर्वस सिस्टम को बनाती है, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल। हाँ, जो हमारी बॉडी में जो मैसेज को कन्वे करने का काम होता है वो कौन करता है, न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरोग्लियल सेल इसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं। हालांकि नर्वस सिस्टम का 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, हमारे नर्वस सिस्टम का मोर देन 50% पोर्शन कौन बनाता, न्यूरोग्लियल सेल, विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। लेकिन जो न्यूरॉन होती है वो एक्चुअली क्या करती है, दैट हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोई स्टिमुलस अगर आएगा तो उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, न्यूरॉन या नर्व सेल करेगी। एंड व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द न्यूरॉन्स। और मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कहां पाई जाती हैं, ब्रेन में ना।
नर्वस सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या देखना है और कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली डिफरेंट ग्लैंड्स हम जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दैट इज द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ग्लैंड। लेकिन हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, दैट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी फंक्शन को रेगुलेट करता है। फिलहाल जो डिफरेंट ग्लैंड पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, तो सलेवरी ग्लैंड है, ढेर सारी ग्लैंड्स मिल करके क्या बनाती है, एंडोक्राइन सिस्टम। और जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके इस काम को करते। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, हमारी नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही काम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो सबसे पहले देखिए कि एक्चुअली हम क्या देखते हैं, इस नर्व सेल को देखते हैं। This nerve cell are न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन या जो नर्व सेल, देखिए एक जो सिंपल डायग्राम हम बनाते हैं नर्व सेल का, कहते हैं कि जो नर्व सेल होती है इस तरीके से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और इसमें से छोटी छोटी प्रोसेस इमर्ज करती है, जस्ट लाइक दिस। And a long process comes out from this spherical structure. तो देखिए अब देखिए ये नर्व सेल है, कहते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, नियरली 1 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग नर्व सेल, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट, नर्व सेल, न्यूरॉन, नियरली 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इस नर्व सेल में ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, एक नर्व सेल के कितने पार्ट होते हैं कि एक पार्ट होता है सेल बॉडी, जिसे हम और क्या कहते हैं, सोमा, सेल बॉडी, सेल बॉडी कहते हैं, सोमा कहते हैं, या इसको हम साइटॉन भी कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है सेल बॉडी का, दैट इज डेंड्राइट, दैट इज डेंड्राइट। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस नर्व सेल इज व्हाट, एक्सन। तो देखिए ये तीन मेन कंपोनेंट है, तीन मेन पार्ट है नर्व सेल के। तो जो ये नर्व सेल का ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या कहते हैं कि सेल बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सोमा और साइटॉन। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कहते हैं कि इसमें ढेर सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसमें ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल। और ये निसल्स ग्रेन्यूल किससे मिलके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। किससे मिलकर बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से। ये क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, नर्व सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और इसमें से ये जो छोटी स्ट्रक्चर निकलती है, इन छोटी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट और डेंड्रॉन। दिस इज नोन एज डेंड्राइट भी कह सकते हैं और इसको हम डेंड्रॉन भी कह सकते हैं। देखिए जो निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं इस डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इस एक्सन में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, निसल्स ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी और साइटॉन आल्सो, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द डेंड्राइट बट दे आर एब्सेंट इन द एक्सन। ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर लॉन्गेस्ट प्रोसेस से निकलती है, इसे क्या कहते हैं, एक्सन। तो उसमें निसल्स ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। अब देखिए कि इस नर्व सेल में एक तो सेल बॉडी हो गई, smallest process which project out from the cell body, that is known as what, dendrite, and longest process which comes out from the cell body, that is known as what, axon.
उसको एक्सान कहते हैं। देखिए, जो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हम कहते हैं कि एनिमल सेल में कि हर सेल में क्या पाई जाती है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पाई जाती है। इस सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन सेंटर। सेल डिवीजन सेंटर यानी सेल के माइटोसिस के समय यह सेल के डिवीजन में मदद करती, कौन, सेंट्रियोल। बट इन केस ऑफ द नर्व सेल, न्यूरॉन, सेंट्रियोल नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल ना पाए जाने के कारण जो नर्व सेल होती है दैट डू नॉट डिवाइड, वो कभी डिवाइड नहीं करती है, दैट एग्जिस्ट इन द सेल डिवीजन की एक फेज होती है जिसे हम कहते हैं G0 फेज। This cell division you will study if you are going to study the bio, तो obviously this cell division in detail आप 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कहें कि ये जो सेल होती है वह G0 फेज में एग्जिस्ट करती है। या एक चीज आप याद रखिएगा, हमारी बॉडी की कुछ सेल होती है जैसे हार्ट की सेल है, नर्व सेल है, वो कभी भी डिवाइड नहीं करती है। रेयरली दे कैन डिवाइड until and unless they are not said to do that, अदरवाइज जो नर्व सेल होती है वो नहीं डिवाइड करती। कारण क्या है कि उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए कि इसके ऊपर, इस नर्व सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है इस तरीके से, जो इसके ऊपर एक सीथ बनाती है या कभी कभी सीथ नहीं भी बनाती है। तो जो नर्व सेल इसके ऊपर सीथ बनाती है, इस उसके ऊपर पाई जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्वान सेल। और अगर स्वान सेल जो है इसके ऊपर क्या बनाए कि सीथ बनाए, अगर इसके ऊपर मिलकर के क्या बना दे, सीथ बना दे, कवरिंग बना दे, तो हम कहते हैं कि ये एक्सान को क्या कहते हैं कि दैट एक्सान इज नोन एज व्हाट, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड एक्सान। कब कहेंगे, जब एक्सान के ऊपर पाई जाने वाली स्वान सेल अगर सीथ बना दे तो हम उसे क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सान। एंड इफ द नर्व सेल इज नॉट फॉर्मिंग द सीथ अराउंड द एक्शन, तब हम क्या कहेंगे उस एक्शन को, दैट इज नोन एज व्हाट, नॉन माइलिनेटेड एक्शन। और इसके बीच में जो ये गैप है सीथ के बीच में, याद रहे कि माइलिनेटेड सीथ के बीच में जो छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनबियर, नोड ऑफ रैनबियर। एक्चुअली जो मैसेज ट्रेवल होता है, तो जब मैसेज इलेक्ट्रिक, एक्चुअली जो हमारी नर्व सेल होती है लाइक द स्केलेटल मसल, वो एक्साइटेबल होती है, वो पोलराइज्ड होती है, दैट हैव द टेंडेंसी टू ट्रेवल द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमारी जो नर्व सेल होती है वो मैसेज को, सूचनाओं को हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक, ब्रेन से हमारी बॉडी के डिफरेंट इफेक्टर्स तक कैसे पहुंचाती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ऑब्वियसली जो मैसेज होता है अगर गैप है इस तरीके से ट्रेवल करते हैं ये मैसेज, जस्ट लाइक दिस, दे आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस तरीके से मैसेज नोड ऑफ रैनबियर के थ्रू जाते हैं एंड दे ट्रेवल, दे कैरी द मैसेज विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बहुत तेजी से मैसेज का कंडक्शन होता है। तो और इसके बाद ये जो एक्सान होता है अपने टर्मिनल एंड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक नॉब्स। तो एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे लंबी सेल है, ये जीवन में कभी डिवाइड नहीं करती है। इसका मुख्य काम क्या है कि ये जो है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में हमारी बॉडी में पाई जाने वाली रिसेप्टर सेल से रिसीव करती है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करके फिर कहाँ देती है, ट्रांसमिट करती है, नेक्स्ट नर्व सेल की डेंड्राइट को ट्रांसमिट करती है। तो एक्चुअली देखिए इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हमने अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। दिस वाज इंट्रोडक्शन एंड समथिंग अबाउट द nerve cell or neuron. In the next video lecture we will discuss about the remaining parts of the nervous system and how the messages are controlled and coordinated in plant and animals. तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए so that you can get the notification of the next video lecture. Thank you children.